बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में, जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, कि इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह से अपना योगदान दिया और देश की आज़ादी में इसका भूमिका क्या था। तो आइए अब हम समझते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आईएनए शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। क्या? आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी की योगदान को देखें कि किस तरह से इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, तो आईएनए 2 फेज में अपना योगदान देता है। 2 फेज में इनकी योगदान को हम समझते हैं। बाद वाले फेज में सुभाष चंद्र बोस आते हैं और जो फर्स्ट फेज है इसके विषय में पहले समझते हैं। फर्स्ट फेज यानी कि आईएनए का गठन किस तरह से हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस तरह से हुआ था, इन चीजों को हम देखते हैं। देखिए, जो आईएनए के गठन करने वाले व्यक्ति थे उनमें से एक थे रास बिहारी बोस। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रास बिहारी बोस। अगर आपको रास बिहारी बोस के बारे में कुछ याद हो, क्योंकि हमने चीजों को देखा है, तो आप याद कीजिए कि 1912 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तो उस समय के जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलियम हार्डिंग के ऊपर क्या किया गया था कि बम फेंका गया था। और इस बम कांड में जो रास बिहारी घोष थे, मेन भूमिका यही था। इसके बाद क्या हुआ कि रास बिहारी बोस को देश से निकाला गया, तो ये चले गए जापान, और जापान में ही रह करके इन्होंने देश के आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया। बाद के वर्षों में इन्होंने जापान के ही एक महिला से शादी भी कर लिए और वहीं पे रह करके भारत को आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया। जापान में इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इन्होंने जापान में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मेन काम, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मेन काम यही था कि भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना, और जो लोग विदेश में रहते हैं, खास करके जापान में रहते हैं, उनके मदद से भारतीय लोगों को मदद करना और देश के अंदर राष्ट्रवादी भावना को मजबूत करना मेन काम था। किसका? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। अब देखिए होता क्या है, हुआ ये कि फरवरी 1942 में जापान ने क्या किया कि सिंगापुर पे आक्रमण किया और सिंगापुर को अपने अधीन कर लिया। यानी कि फरवरी 1942 में सिंगापुर किसके कंट्रोल में आ गया? तो जापान के कंट्रोल में आ गया, जापान के नियंत्रण में आ गया सिंगापुर। और जब सिंगापुर जापान के नियंत्रण में आया, तो इन्होंने क्या किया कि सिंगापुर में, चूंकि सिंगापुर ब्रिटेन का कॉलोनी था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, और वहां पे बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक ब्रिटिश के ओर से अभियान कर रहे थे, सेना के रूप में काम कर रहे थे। तो जापानी ने करीब 45,000 भारतीय लोगों को, भारतीय सैनिक को अपने अधीन कर लिया, पकड़ लिया। और इतने बड़े सैनिकों को अगर जापानी ने पकड़ा है तो उनको मुफ्त का तो खाना खिलाएंगे नहीं। तो जापानियों ने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं इन सैनिक की मदद से एक ऐसे आर्मी का गठन किया जाए जो भारत के हित में लड़े, बल्कि भारत के हित में कहने के लिए वो लड़ाई करे, लेकिन सीधे तौर पर जापान के स्वार्थ को पूरा करे, जापान के हित को ध्यान में रख करके, चाहे वो वर्मा है या भारत है, इन पर आक्रमण करे। तो जापानियों ने किसका मदद लेना शुरू किया? रास बिहारी बोस को। और रास बिहारी बोस को कहा गया कि आप इन सैनिकों को मिला करके क्या बनाइए, एक आर्मी ब्रिगेड बनाइए या एक सैनिक संस्था बनाइए जहां पे भारत की आजादी के लिए आप काम कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट फेज में देखें तो फर्स्ट फेज में क्या किया कि जापानी
किसके पास गए? रास बिहारी बोस के पास। रास बिहारी बोस के पास। और रास बिहारी बोस के पास सेना किस तरह से काम करता है, उनके पास ज्यादा सैनिक अनुभव नहीं था। तो रास बिहारी बोस ने क्या किया कि उन 45,000 सैनिक में से एक सैनिक अधिकारी था जिसका नाम था मोहन सिंह। जिसका नाम था मोहन सिंह। इस मोहन सिंह को यह जिम्मेदारी दिया गया कि मोहन सिंह इन सैनिकों को मिला करके एक संगठन तैयार करे जिसका नाम होगा आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। तो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने मिला करके क्या तैयार किया था? आईएनए तैयार किया था। और ये सेना भारत की आजादी के लिए जापान के सेना के साथ मिलकर के ब्रिटिश के विरुद्ध अभियान चलाने वाला था। अब ये सवाल उठता है कि इतने अधिक संख्या में भारतीय सैनिक पकड़े गए थे जापानियों के द्वारा, तो फिर क्यों भारतीय सैनिक आईएनए ज्वाइन किया? क्योंकि उस समय सीधे तौर पे तो उनको कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। इनके पीछे कुछ कारण था। अगर हम उन कारण को देखें तो पहला कारण तो यही था कि इन सैनिकों के अंदर राष्ट्रवाद का भावना था। इन सैनिकों को लगता था कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, हमारी अपना देश एक स्वाधीनता की लड़ाई लड़े और हमारे देश को आजादी मिले। तो इन सैनिकों में एकजुटता का जो पहला कारण था वो था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का भावना। राष्ट्रवाद के भावना से प्रेरित होकर के इन सैनिकों ने आईएनए में अपना योगदान देना शुरू किया, आईएनए के साथ जुड़ गए। दूसरा कारण ये था कि ये सैनिक ब्रिटिश विरोधी थे। ब्रिटिश विरोधी थे। जिन सैनिकों को जापानियों ने पकड़ा था वो सभी सैनिक में ब्रिटेन के विरुद्ध, ब्रिटेन के खिलाफ एक भावना उबल रहा था। क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटेन ने भारतीय लोगों को अपने किस्मत पे छोड़ करके गोरे लोगों को उस क्षेत्र से निकाला था, इससे भारतीय लोगों के अंदर ब्रिटेन के प्रति एक गुस्सा की भावना था, एक नफरत की भावना था। और ये भावना कहीं न कहीं भारतीय लोगों को प्रेरित किया कि वो आईएनए में मिल करके भारत की आजादी के लिए काम कर सकते हैं। तीसरा कारण, अगर ये भारतीय सैनिक आईएनए ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होते, आईएनए में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते, तो जापान की ओर से बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से क्या किया जाता था? इन युद्धबंदियों पे अत्याचार किया जाता था। तो जापानी अत्याचार के डर से भी क्या किया सैनिकों ने? जापानी अत्याचार के डर की वजह से भी इन सैनिकों ने क्या किया कि आईएनए को ज्वाइन किया और भारत की आजादी के लिए काम करना शुरू किया। अब देखिए, जो जापान का युद्ध नीति होता था, जब वो किसी भी कैदी को पकड़ते थे तो उस समय की जो टॉर्चर है, जापान की टॉर्चर सबसे हाई लेवल पे होता था। उन्होंने जब चीन को अपने अधीन किया कुछ समय के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो वहाँ हजारों लोगों को ऐसे ही हाथ पैर बांध करके रेगिस्तानों में छोड़ देता था। जानवर उनको ऐसे ही घसीट करके खाते थे, या कोई पक्षी आते थे उनके मांस को नोच नोच के खाते थे। इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था जापानियों के द्वारा, महिलाओं के साथ बलात्कार, इस तरह की चीजें किया जाता था। तो जापानियों की जो टॉर्चर था ना, उसके डर से भी बहुत सारे सैनिकों ने आईएनए को ज्वाइन किया, और वो जापानियों के टॉर्चर से बचने के लिए। तो इस तरीके से एक संगठन का तैयार होता है जिसका नाम है इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि आजाद हिंद फौज। अब सवाल उठता है कि आजाद हिंद फौज किस तरह से काम करेगा? तो देखिए, आजाद हिंद फौज के जो नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे? मोहन सिंह। मोहन सिंह ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि वो भारत पर आक्रमण तभी करेंगे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनको बुलाएंगे। वो बेवजह भारत पे आक्रमण नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने तरीके से देश को आजादी के लिए काम कर रहे थे। यानी कि
मोहन सिंह चाहते थे कि उनकी आस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर मतलब है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बुलाएंगे इन सैनिकों को तो ये सैनिक तब जाकर के भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध अपना अभियान की शुरुआत करेंगे, अपना अभियान चलाएंगे। लेकिन जापान ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि जापान इन सैनिक संगठन का नेतृत्व इसलिए नहीं किया था कि भारत को आजादी मिले, बल्कि जापान अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता था। वो जो म्यांमार है आज का, यानी कि वर्मा को अपने अधीन करना चाहता था, और फिर वो भारत को भी अपने अधीन करना चाहता था। तो क्या हो गया कि जापानी के बीच और मोहन सिंह के बीच तनाव बढ़ता चला गया, क्योंकि जापानी चाहते थे कि आईएनए पहले जापानी सैनिकों की मदद करे, कहाँ पे, वर्मा में। वर्मा को कुछ समय पहले यानी कि 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। इससे पहले वर्मा भी भारत का अभिन्न हिस्सा था, और अभी भी वर्मा पर जो शासन था वो ब्रिटेन का था। तो जापानी पहले चाहते थे कि किसी तरीके से हम वर्मा को अपने कब्जे में लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे कि भारत के विरुद्ध अभियान चलाएंगे इन सैनिकों के मदद से। पर चूंकि जबरदस्ती आईएनए पे दबाव बनाया जा रहा था, और आईएनए ये भी चाहते थे कि अगर ठीक है, अगर वर्मा पे हमें आक्रमण भी करना है तो नेतृत्व हमें मिलना चाहिए। पर जापानी ऐसा नहीं चाहते थे। जापानी चाहते थे कि आईएनए पीछे का काम करे, सैनिकों के लिए रसद पहुंचाने का काम करे, सैनिकों के लिए चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करे, पर आईएनए को नेतृत्व नहीं देना चाहते थे। इस नेतृत्व विवाद के वजह से क्या किया कि मोहन सिंह ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आईएनए को भंग कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि मोहन सिंह ने क्या किया कि दिसंबर 1942 में जब जापान और आईएनए के बीच सहमति नहीं बना, तो इन्होंने आईएनए को क्या किया कि भंग कर दिया। तो फिर अब जापान के लिए ये जरूरी हो गया कि वो किसी ऐसे भारतीय व्यक्ति को आईएनए का प्रमुख बनाए जो भारत में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो, और भारत के लोग उनसे जुड़ाव महसूस करता हो, और उसके अंदर ये नेतृत्व करने की क्षमता हो, वो इस योग्य भी हो कि इस इतने बड़े सैनिक संगठन को तैयार करें। तो फिर शुरू होता है इंडियन नेशनल आर्मी का सेकेंड फेज, द्वितीय चरण। सेकेंड फेज जो इंडियन नेशनल आर्मी का सेकेंड फेज है, द्वितीय चरण है, इसका जो नेतृत्व किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और अगर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखें किस तरह से वो भारत से निकल करके फिर आईएनए का नेतृत्व संभालते हैं, तो जैसे कि आपने पीछे के वीडियो में ये चीज समझे हैं कि किस तरह से 1938 और 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। पर बाद के वर्षों में कांग्रेस के जो मेन स्ट्रीम के नेता थे, जैसे कि महात्मा गांधी के बीच और सुभाष चंद्र बोस के बीच चीजें समान नहीं रहता है, और अंततः सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ करके अपने आप को अलग करते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन करने के बाद चूंकि सुभाष चंद्र बोस समाजवाद के विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने कई तरह के काम किए, सरकार के विरुद्ध भी कई अभियान चलाए। इसके वजह से क्या हो गया कि उनको जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद कोलकाता में ही उनके घर पर ही उनको नजरबंद कर दिया गया, यानी कि अब वो लोगों से नहीं मिल सकते हैं, किसी भी तरह की राजनीतिक कार्यक्रम नहीं चला सकते हैं। पर यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने किसी तरीके से पहले तो अपने घर से निकले और फिर अफगानिस्तान के रास्ते पहुंच गए, कहाँ पे, यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस पहुंच गए। और सोवियत रूस में उस समय स्टालिन सत्ता में थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये महसूस किया कि चूंकि वो समाजवाद के विचारधारा से प्रभावित है, और चूंकि सोवियत रूस में भी समाजवाद के आधार पर सरकार बना हुआ है, तो वहां से उनको मदद मिलेंगे। हालांकि शुरुआत के कुछ वर्षों में यूएसएसआर की ओर से मदद भी मिला, पर
चूंकि जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में फाशीवाद, नाजीवाद काफी मजबूत हो रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और पोलैंड को अपने अधीन किया, शुरू में जर्मनी और रूस के बीच भी अच्छा रिश्ता था, स्टालिन और हिटलर के बीच भी अच्छे रिश्ते थे, और दोनों मतलब नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में उलझे। पर बाद के वर्षों में जर्मनी चूंकि रूस पर आक्रमण किया, इसके वजह से रूस ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध अभियान शुरू कर दिया। तो ऐसे स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि चूंकि अब रूस ब्रिटेन के साथ मिलकर के विश्व युद्ध में शामिल होकर के लड़ रहे हैं, तो यहाँ से उनको अब मदद नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो रूस से निकल करके पहुंच गए जर्मनी, क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन के विरुद्ध था, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। जर्मनी में वो हिटलर से भी मिले, इसकी एक अलग कहानी है। कभी हम सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर, बायोग्राफी पर अगर कुछ बातें करेंगे तो वहां समझेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि इन्होंने जर्मनी में हिटलर से मिले, एक अच्छा समय इन्होंने जर्मनी में गुजारा भी, और चूंकि जर्मनी और हिटलर खुद द्वितीय विश्व में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे, तो वो बहुत ज्यादा मदद सुभाष चंद्र बोस के कर नहीं पाए। फिर क्या होता है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस पहुंच जाते हैं कहाँ पे, जापान। तो जुलाई 1943 में, जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंच जाते हैं, जापान पहुंच जाते हैं। जापान पहुंच करके ये जो आईएनए है, इंडियन नेशनल आर्मी है, उसका नेतृत्व संभालते हैं। और अक्टूबर 1943 में क्या होता है कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का अस्थायी सरकार का क्या करते हैं कि स्थापना करते हैं। अस्थायी सरकार का स्थापना किया कहाँ पे, सिंगापुर में। और इस सरकार को मान्यता दिया गया उस समय किसके द्वारा, जर्मनी ने भी मान्यता दिया, इटली ने भी मान्यता दिया, और जापान, और इसके साथ साथ जो बाकी के देश थे जो जर्मनी, इटली और जापान के सहयोगी थे, इन सभी देशों ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता दे दिया। तो जापान, जर्मनी, इटली के साथ बाकी के भी कई सारे देशों ने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो अस्थायी सरकार की स्थापना किया गया था, इस सरकार को मान्यता दे दिया। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का स्थापना किया कहाँ पे, तो सिंगापुर में। और यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने अपना नारा भी दिया, पहला तो दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली चलना है अब आईएनए को लेकर के, और ब्रिटेन की गुलामी से मुक्त कराना है सैन्य कार्रवाई के द्वारा। इसके साथ एक और नारा सुभाष चंद्र बोस यहीं पे देते हैं, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस देते हैं और आईएनए का नेतृत्व संभालते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब आईएनए का नेतृत्व संभाला, तो इन्होंने अपने तरीके से आईएनए को संगठित करने का प्रयास किया, और आईएनए को 4 मिलिट्री ब्रिगेड में इन्होंने बांटा। अगर हम आईएनए को देखें तो इन्होंने 4 मिलिट्री ब्रिगेड में आईएनए को बांट दिया। ये 4 मिलिट्री ब्रिगेड कौन था, इनमें से एक का नाम दिया गया गांधी ब्रिगेड। गांधी ब्रिगेड। एक को नाम दिया नेहरू ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। एक को नाम दिया गया आजाद ब्रिगेड, और एक को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम रखा गया सुभाष ब्रिगेड। हालांकि सुभाष चंद्र बोस अपने नाम पर सैन्य ब्रिगेड का नाम नहीं रखना चाहते थे, पर जब सैनिकों ने दबाव बनाया, सैनिकों ने इस चीज की डिमांड किया कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस चूंकि आईएनए का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसके नाम पर भी एक सैन्य ब्रिगेड का नाम होना चाहिए। तो बाद के वर्षों में इन्होंने अपने नाम पर एक ब्रिगेड का नाम रखा जिसका नाम था सुभाष ब्रिगेड। इन सब के अलावे एक
महिला ब्रिगेड भी बनाया गया जिसको कहा गया रानी झांसी लक्ष्मी, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट एक महिला ब्रिगेड था। ये क्या था? ये महिला ब्रिगेड था। इसका नेतृत्व की बात करें तो एक महिला कर रही थी जिसका नाम था कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो बाद के वर्षों में लक्ष्मी सहगल के नाम से जानी गई, क्योंकि इन्होंने बाद के वर्षों में एक व्यक्ति से शादी कर ली जो कि आजादी हिंद फौज से ही जुड़े हुए थे। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन का नाम बाद के वर्षों में लक्ष्मी सहगल बन गया। यानी कि यहाँ पे देखिए कि सुभाष चंद्र बोस भले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए हैं, पर अभी भी उनका सुभाष चंद्र बोस का नेहरू के ओर से या फिर गांधी जी की ओर से तरफ उनका सम्मान की भावना है, और उनके नाम पर इन्होंने अपने सैन्य ब्रिगेड का नाम भी रखा। इसके बाद क्या हुआ कि जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944 इन्होंने क्या किया कि 6 जुलाई 1944 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से भारत के लोगों को संबोधन किया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा। गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा, और इन्होंने गांधी जी से कहा कि वो भारत के अंतिम लड़ाई में इस देश के राष्ट्रपिता से क्या चाहना चाहते हैं कि आशीर्वाद चाहते हैं। और इस तरह से आईएनए ने अपने सैन्य अभियान को शुरुआत किया और स्वतंत्रता के लिए काम करना शुरू किया। अगर हम आईएनए की सैन्य अभियान को देखें कि किस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सैन्य अभियान शुरू करते हैं, तो इसको अगर हम इनके सैन्य अभियान को देखें, सैन्य अभियान, तो क्या हुआ कि आईएनए और जापानी सेना ने मिलकर के सबसे पहले जो अंडमान और निकोबार द्वीप है उस पर आक्रमण किया और उनको ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया। तो पहला चीज तो इन्होंने सैन्य अभियान में आप देखें तो जो अंडमान है और निकोबार है, अंडमान और निकोबार द्वीप है, इन दोनों को सुभाष चंद्र बोस और उनके आईएनए के सैनिक ने मिलकर के स्वतंत्र किया। हालांकि जापानी सेनाएं भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल थे और ये दोनों क्षेत्र सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम अलग अलग रखा। जो अंडमान थे इनको उन्होंने शहीद द्वीप नाम दिया, और जो निकोबार थे इनको स्वराज्य द्वीप, स्वराज्य द्वीप नाम दिया गया। पर एक चीज ये समझिए कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए के सैनिक और जापानी सैनिक भारत के अभियान के लिए काम शुरू कर रहे थे, पर ये चीज देखा गया कि जो अंडमान और निकोबार है, यहाँ पे जब जापानी सैनिकों ने आक्रमण किया तो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया, बहुत सारे लोगों के साथ टॉर्चर किया गया। ये सब चीजें यहाँ पे देखा गया था। इसके बाद क्या हो गया कि शाहनवाज के नेतृत्व में एक शाहनवाज नाम के सैनिक अधिकारी थे, इसके नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी को भेजा गया इम्फाल, मणिपुर के नहीं, इसके नेतृत्व में शुरू किया गया इम्फाल अभियान। और इस इम्फाल अभियान में अगर देखें तो क्या हुआ कि जो मोरांग है, एक जगह का नाम था कौन सा, एक जगह का नाम था मोइरांग।
मोइरा नहीं, ये मणिपुर का एक क्षेत्र था जहाँ पे आजाद हिंद फौज की सेना पहुंच चुके थे और उन्होंने क्या किया था कि अपना झंडा भी फहराया था। पर इसके बाद क्या हुआ कि जापान चूंकि कई सारे मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा था, एशिया में वो उलझा हुआ था, उन्होंने अमेरिका पे आक्रमण किया तो अमेरिका भी काफी तेजी से आक्रमण कर रहा था जापान के ऊपर। इसके वजह से क्या हुआ कि जापान की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और अंततः जापान जब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया कि आत्मसमर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण करने के बाद चूंकि हिटलर का तो पहले ही हार हो चुका था, तो इसके बाद आजाद हिंद फौज की सेना उतनी तरीके से इनके पास कुछ बचा नहीं, इनके पास ना तो सैनिक था, सैनिक के पास ना तो हथियार बचा और ना ही सपोर्ट बचा। तो इसके बाद आजाद हिंद फौज अंततः ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और इन सैनिकों को गिरफ्तार करके भारत लाया गया और इन पर लाल किले मुकदमा नाम से या आजाद हिंद फौज के मुकदमा चलाया गया। अब बात उठता है कि सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ। तो कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस क्या हुआ कि सिंगापुर जब जापान के हाथों से निकल गया तो सिंगापुर से निकल करके सुभाष चंद्र बोस टोक्यो की ओर प्लेन से जा रहे थे और उनका प्लेन जो ताइपे हवाई अड्डा है ताइवान में, वहां पे क्रैश कर गया और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि उनके मृत्यु की पुष्टि अभी तक हुआ नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सब चीज बनी बनाई चीजें हैं, सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे कि फिर से वो लाइमलाइट में आए, फिर से दुनिया के सामने आए और फिर उन्होंने गुमनामी के जीवन जीना शुरू कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु को लेकर के या उनके प्लेन क्रैश को लेकर के कई तरह की बातें की जाती है, पर ये अब तक का स्टोरी था कि किस तरह से आजाद हिंद फौज का स्थापना हुआ और किन किन व्यक्तियों ने आजाद हिंद फौज की स्थापना से लेकर के उनके नेतृत्व का जिम्मेदारी संभाला और किस तरह से आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। अब आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है कि किस तरह से जब आजाद हिंद फौज ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करता है या ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा आजाद हिंद फौज को गिरफ्तार किया जाता है उनके सैनिकों को, तो फिर उन पर किस तरह की कार्रवाई होता है, हम इस चीज को अब समझते हैं। तो इसको कहा जाता है आईएनए, सैनिकों पर मुकदमा, जिसको लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। लाल किला मुकदमा ये क्या था? तो जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे उन पर यह आरोप लगाया गया कि चूंकि आजाद हिंद फौज के सैनिक ब्रिटेन के विरुद्ध अपना अभियान चलाया था तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। इस पर आरोप लगाया गया देशद्रोह का। और देशद्रोह के आरोप लगा करके इनके जो सैन्य अधिकारी थे मुख्य रूप से एक तो सहनवाज और एक थे गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। गुरुबख्श सिंह ढिल्लन और एक थे प्रेम कुमार सहगल। प्रेम कुमार सहगल। तो ये आजाद हिंद फौज के 4 बड़े सैनिक अधिकारी थे। एक और थे जिसका नाम क्या था, जिनका नाम था राशिद अली। राशिद अली। और इन सभी सैनिक अधिकारियों पर केस चला और इनको सजा दिया गया। इनमें से ये जो 3 सैनिक अधिकारी थे इनको आजीवन कारावास का सजा दिया गया। आजीवन कारावास। और बाद में इसको निर्वासन का भी सजा दे दिया कि देश से निकाल दिया जाएगा, देश में रहने का अधिकार इसको नहीं होगा। और जो राशिद अली थे इनको 7 वर्ष के
7 वर्ष कैद का सजा दिया गया। पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों के समर्थन में उस समय पूरे देश में माहौल बन रहा था, क्योंकि आजाद हिंद फौज के सैनिक भले ही ब्रिटिश सरकार के लिए एक कैदी थे, एक दुश्मन के रूप में देखा जा रहा था, पर भारतीय लोगों के लिए ये हीरो थे, क्योंकि इस देश के आज़ादी के लिए इन्होंने सैन्य अभियान चलाया था। तो देश के अलग अलग हिस्से में लोग एकजुटता प्रकट कर रहे थे इन सैनिकों के प्रति, और इसके बचाव के पक्ष में कौन आ गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बाद के वर्षों में आए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समिति बनाया, आजाद हिंद फौज बचाव समिति। आजाद हिंद फौज बचाव समिति। आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, और इसका नेतृत्व कर रहे थे भूला भाई देसाई। नेतृत्व थे भूला भाई देसाई, जो कि बहुत ही फेमस उस समय के वकील थे। और इनके सदस्य के रूप में देखें तो कई सारे सदस्य थे, जिसमें कि आपको सरदार पटेल देखने को मिलेगा, नेहरू, उसके बाद अरुणा आशरफ अली, आशरफ अली, इस तरह के बहुत सारे जो उस समय के फेमस वकील सब थे, तेज बहादुर सप्रू, ये सब के सब आजाद हिंद फौज बचाव समिति के सदस्य थे, और ये लोग आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाना चाहते थे। इस आजाद हिंद फौज के बचाव समिति के कामों से और भारतीय लोगों की जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन था, इनको बचाने को लेकर के अंततः ब्रिटिश सरकार ने इस चीज को माना, और इस पर क्या किया गया कि मुकदमा तो चलाया गया, जिसको कहते हैं, इस पर कोर्ट मार्शल हुआ। इस पर कोर्ट मार्शल हुआ, पर कुछ कोर्ट मार्शल के बावजूद ये पाया गया कि ये लोग दोषी है। दोषी मानने के बावजूद इन लोगों को क्या किया गया? रिहा कर दिया गया, इन लोगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि लॉर्ड वेवेल समझते थे कि एक ऐसा परिस्थिति, इस समय के वायसरॉय थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल वायसरॉय थे, और लॉर्ड वेवेल इस बात को समझते थे कि अगर इन सैनिकों के प्रति कुछ अगर किया गया तो भारतीय लोग जोरदार तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी था आजाद हिंद फौज की स्थापना से लेकर के उनके सैनिकों को जब ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया तो उस पर किस तरह से मुकदमा चलाया गया, और इस मुकदमा में किस तरह से आजाद हिंद फौज के सैनिकों के समर्थन में भारतीय लोगों ने आंदोलन किया, और इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने किस तरह से बचाव समिति का गठन किया। तो ये पूरी कहानी था। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।